मोहन एक ऑटो चालक था। वह अपना ऑटो चलाया करता था और उसी से अपना गुजारा किया करता था। तभी एक दिन अचानक से उसे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और कहती है कि तुमने नियमों का पालन नहीं किया है। तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मोहन कहता है कि मैंने कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है। मुझे जरा बताएंगे कि मैंने कौन से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि या तो तुम जुर्माना भरो वरना तुम्हारी गाड़ी थाने चलेगी। अब मोहन जैसे ही उस थाने का नाम सुनता है तो उनसे कहता है कि मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मुझे उस थाने के अंदर ही ले चलो। क्योंकि उस थाने के अंदर उसकी पत्नी जिसका नाम सविता था, 2 दिन पहले ही उस थाने के अंदर पोस्टिंग हुई थी और मोहन ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया था। तो उसको विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि कौन से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया है। इसके बाद मोहन बेखौफ होकर उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसको बैठाया दिया जाता है। इधर जो डीएसपी मैडम थी वह फोन पर किसी से कह रही थी कि इस तरह से मेरे नाम लेकर किसी के यहाँ कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। इस तरह से मेरा नाम को यूज मत करो। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह की फटकार लगाकर वह फोन रख देती है। उसके बाद डीएसपी मैडम वहां पर आती है और कांस्टेबल से पूछती है कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो। उसके बाद कांस्टेबल बताता है कि इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और यह जुर्माना देने से भी मना कर रहा है। अब इसके बाद मोहन आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसको यहाँ से भगा दो। इस बात को मोहन जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है। क्योंकि उसकी पत्नी को उसने ऑटो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया था और उसकी पत्नी ने आज उस ऑटो को ही बंद करने के लिए बोल दिया था, जिस ऑटो की वजह से वह डीएसपी बनी थी। अब इसके बाद मोहन मायूस हो जाता है और सविता की तरफ सूखी सी आंखें से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है कि जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से निकालो और इसके ऑटो को जब्त कर लो। कल आकर एक कोर्ट से छुड़वा लेगा। अब मोहन इसके बाद उस थाने से भारी कदमों के साथ निकलता है और उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी। धीरे धीरे चलकर वह अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन सविता को मैंने पढ़ाने लिखाने के लिए ऑटो चलाया किया करता था, तो उस दिन तो यह बड़ा कहा करती थी कि जितने दिन मैं किसी अच्छी सी पोस्ट पर नौकरी हासिल नहीं कर लेती हूँ, उतने ही दिन तो तुमको मेहनत करना है। उसके बाद मैं तुम्हारे मेहनत की सारी फर्ज उतार दूंगी। मोहन के घर में मोहन की पत्नी, उसका एक लड़का जिसकी उम्र 6 साल है, मोहन की एक माँ थी जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली थी। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताता है। वह कहता है कि माँ सविता तो इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया है, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे ही उसकी माँ सुनती है तो कहती है कि बेटा, तुम्हें वह दिन याद होगा जब सविता की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही उसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है मुझे पढ़ाने के लिए और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार के हालात ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी उसने जबरदस्ती हमसे की थी पढ़ाने लिखाने के लिए। अब इस बात को सोचकर दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर जो मोहन का बेटा था, वह अपनी दादी के साथ ज्यादा खेला कूद करता था क्योंकि उसकी माँ को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं थी और इसी वजह से वह अपने दादी के पास सबसे ज्यादा रहता था। वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता था। उसी के साथ ज्यादातर रात में सोया करता था। जो सविता थी वह सरकारी क्वार्टर में रहती थी
जहाँ पर उसका ऑफिस था, वहीं पर उसका सरकारी क्वार्टर था। क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और उसे वहाँ पर क्वार्टर मिला हुआ था, तो वह उसी क्वार्टर के अंदर रहा करती थी। अब दूसरी दिन होता है, दूसरे दिन सविता इंतज़ार कर रही थी कि वह आएगा और आकर ऑटो से कोर्ट से ले जाएगा। वो कागज़-वगज़ बनवाकर इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद सविता इंतज़ार करती रही, लेकिन जो मोहन है, वह वहाँ पर नहीं आता है, अपने ऑटो को छुड़वाने के लिए। इस बात को देखकर सविता को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से भरी सीधे अपने घर पर जाती है। मोहन के पास वहाँ जाकर देखती है, जो मोहन की सास है, वो अपने बालों में चंपी कर रही थी और मोहन वहीं पर नीचे बैठा हुआ और मोहन का बेटा वहाँ पर खेल रहा था। दोनों में किसी का भी उस बेटे की तरफ ध्यान नहीं था, वह अच्छी तरह से खेल रहा था। अब इस बात को देखकर वह खामखा ही अपने पति और अपनी सास पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोगों को बच्चे सँभालने भी नहीं आते हैं। इस तरह से बच्चे सँभाले जाते हैं, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन ज़िम्मेवार लेगा? उसके बाद मोहन अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो? बच्चे सँभालने नहीं आता है। अब तक यह जितना भी बड़ा हुआ है, उतना मेरी माँ ने ही इसको बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से सँभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो अच्छा है। अब जैसे ही मोहन के मुँह से यह बात सविता सुनती है, तो एकदम से उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ऑटो को लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया था और तुम वहाँ पर नहीं पहुँचे टाइम पर। अब इस बात को सुनकर मोहन कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही मना कर दिया होती, तो इस ऑटो को कोई जब्त नहीं करता। इसने कोई भी मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया था और तुम तो असलियत पता कर ही सकती थी। फिर भी तुमने यह सोचा नहीं कि मैं इसकी असलियत को पता करूँ। मैंने तुम्हारी वर्दी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, यह तुम सोचकर मेरे ऑटो को जब्त करवा दी, जबकि तुम सच्चाई जानने के लिए कभी तैयार ही नहीं थी। इसके बाद सविता उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग गँवार हो और तुम क्या जानो किस तरह से ड्यूटी की जाती है और मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं सँभाल सकते। ऐसा कहकर वो अपने बच्चे के हाथ पकड़ती है और उसको लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ से उस बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए कहती है कि मुझे अब तुमसे गँवारों के साथ नहीं रहना है और मैं कहाँ तक अपनी बुद्धि को खराब करूँगी। तुम लोगों से ज़बान लड़ाकर तुम लोगों को इसी तरह से ज़बान लड़ाने के लिए यहाँ पर बैठे हो। मोहन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा था 6 साल का, वह बार-बार अपनी दादी की तरफ उँगली कर रहा था और कह रहा था कि दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना है, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो सविता थी उसने कभी भी अपने बच्चे को लाड़-प्यार से नहीं रखा था। वो तो केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद सविता उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ घुराते हुए उसको अपने साथ उसी क्वार्टर पर ले जाती है जहाँ पर वह रहा करती थी। इसके बाद सविता लड़ाई करके वहाँ से चली गई। जैसे ही यह बात सविता के माता-पिता को पता चली, तो वह लोग सविता को बहुत खरी-खोटी सुनाते हैं। कि अपने वर्दी के घमंड में थी, वो कहती है कि मुझसे कोई भी नाता रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर जो उसके माँ-बाप हैं, वह भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था, वह भी कहता है कि बहन ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वह उसको भी उल्टा-सीधा सुना देती है। धीरे-धीरे ऐसा ही समय बीतता है। जो सविता है, वह अपने बच्चों को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी, बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन का समय जो कि उसकी मेड थी, वो बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी और इधर उस लड़के की दादी भी वहाँ पर आई हुई थी, कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वो 6 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है, तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा कहीं चला गया है, तो इधर-उधर उसको ढूँढने लगती है। वह बच्चा दादी के पास आता है, उसकी आँखों में आँसू थे और कहता है कि दादी मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना है। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वह लोग मुझे कभी-कभी पीटते भी हैं। अब जैसे ही इस बात को उसकी दादी सुनती है, तो वह कहती है कि बेटा तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस
गंदे अंकल के साथ रहती है, तो वो बताता है कि गंदे से एक अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वो पूरा दिन भर भी रहते हैं जब कभी छुट्टी रहता है तो। लेकिन रोज़ शाम को ज़रूर से आते हैं और मम्मी और वो अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूँ तो। और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूँ और मम्मी और वो गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और ज़ोर-ज़ोर से हँसा करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा रोता हूँ और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना है। इतनी ही देर में सविता की मेड भी वहाँ पर आती है और उस बच्चे को उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए देखकर एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और वह मेड उसे खींचने लगती है। लेकिन वह कहता है कि तुम्हें मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। उसके बाद उसकी दादी उस मेड से कहती है कि तू कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है वो खरीद ले, इतनी देर मैं इसी के साथ बैठी हूँ। इसके बाद दादी का भी बहुत ज़्यादा मन था कि वो अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझसे सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह उस लड़के को समझाकर उस मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उनके दिमाग में यही बातें चल रही थी जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत्य भी कर रही है। अब यह बात आकर वो अपने बेटे को बताती है। बताना तो नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी बताती है, लेकिन मजबूरन में उसे बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है। कहानी है कि पोता मिला था और वह ऐसा कह रहा था कि कोई गंदे अंकल है, वह उसे पीटता करते हैं, वह उसे पिटाई करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का भी दिन था और छुट्टी के दिन बिना बताए जो मोहन है अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के सरकारी आवास पे पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाता है तो अंदर से सविता निकलती है जो अभी नींद में ही थी और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से सकबका जाती है। वो एकदम से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इस बातें को सुन जैसे ही मोहन और उसकी माँ सुनते हैं तो मोहन की माँ कहती है कि तुम माँ बेटे से हम माँ बेटे मिलने आए हैं, क्यों हमने कोई गलती किया है। अब इस बात को सुनकर जो सविता है वह एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद मोहन उस घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका जो बच्चा है वह दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को देखते हैं के बाद मोहन को गुस्सा आ जाता है और वह एकदम से एक जोरदार चाँटा अपनी पत्नी को जड़ देता है और जैसे ही सविता के एक चाँटा लगता है तो वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि कौन है यह बदतमीज आदमी है जो यहाँ आकर तुझे चाँटा मार रहा है। इसके बाद सविता एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो मेरा गँवार निकम्मा पति है। अब इस बात को जैसे मोहन सुनता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर काँपने लगता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते हैं। पहला चाँटा तो उसने मार ही दिया था क्योंकि वो भावनाओं में बह गया था। इसके बाद वह और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि अच्छा, तो इसलिए तुम यहाँ पर रहा करती थी। दरअसल दोस्तों, जो व्यक्ति था जिस अंकल के बारे में उनका लड़का बात कर रहा था वह और कोई नहीं सविता का सीनियर था, जो ट्रेनिंग के दिनों से ही सविता के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो सविता भी कहती है कि चलो ठीक है, यह अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। मुझे तुम जैसे गँवारों से कोई रिश्ता नहीं रखना है और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद मोहन अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसकी माँ भी पीछे मुड़ कर जाने लगती है। तभी सविता एकदम से मोहन को रोकती है और कहती है कि जाते-जाते एक काम करो, आओ मैं ये डाइवोर्स पेपर पहले से ही तैयार करके रखी हूँ, इस पर साइन भी कर दो। उसके बाद मोहन पेपर पर साइन कर देता है और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वह घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था। उसने सविता को डाइवोर्स तो दे दिया था क्योंकि वो डाइवोर्स का पेपर पहले से ही लगभग कंप्लीट करा चुकी थी।
तो उसने सविता को डाइवोर्स दे दिया था। डाइवोर्स भी उसका लगभग लगभग कंप्लीट हो गया था, क्योंकि सविता ने पहले से ही डाइवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलना और था। केस चलने के बाद उन दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। अब मोहन घर के अंदर बैठा था, उधर उसकी माँ बैठी हुई और सोच रही थी कि किस तरह से बेटे की गृहस्थ अच्छी से चलाया जाए। अब उसके बाद मोहन की माँ पुराने संदूक को खोलने लगती है और उसमें से ढूंढने लगती है, शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमें मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते संदूक के सबसे नीचे उसे एक पेपर मिलता है, एक जमीन का। उसके बाद में उस पेपर को मोहन को दिखाते हुए कहती है कि बेटा देखो ये क्या चीज है। उसको बेटा उस पेपर को पढ़ता है और उस जगह के बारे में जब पता चलता है तो वह जमीन कई करोड़ रुपए की थी। जैसे ही वह जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वह लोग उस जमीन को बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए उनको मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे, अच्छा सा घर बनाते हैं। और जो मोहन था वो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन वो अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वह ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण किया करता था और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया लिखाया करता था। तो वह फैसला करता है कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं दोबारा से एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगा। इसके बाद मोहन अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू करता है। इधर उसकी जो माँ थी वह भी घर के अंदर ही अचार और पापड़ बनाने लगती है और उसका बिजनेस करने लगती है। और जो उसके पोते की मेड थी जिसको उसकी पत्नी सविता ने रखा था, उस मेड को बुलाकर उसे घर में रख लेते हैं और खुद उस बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे धीरे लोग मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे थे, उनका बिजनेस भी अच्छे चलने लगता था। तो अब मोहन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उसे कमाने की कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती है। वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के लगभग 2 साल बाद उसका सिलेक्शन एसपी के पद पर हो जाता है। अब जैसे ही वह एसपी बनता है तो खबरों में उसका ही नाम चल रहा था। कोई कहता था कि ऑटो वाला एसपी बन गया, उसने मेहनत की। और कोई उसकी माँ से आकर पूछा करता था। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आया करते थे, उसका अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया करते थे। अब एसपी बनने के बाद उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां उस पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग थी और वहीं पर वह रहकर अपनी ड्यूटी करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी वो अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी और सीनियर अधिकारी ने उसका एक वीडियो बना लिया था रिश्वत लेते हुए। और अब उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करता था। और उसको याद आती थी कि अपने उस पति को जो कभी ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च निकाला करता था। लेकिन अब वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही तलाक दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ जो सविता थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति के चंगुल में फंसी हुई थी उसने पहले ही शादी कर रखी थी और उसके 2 बच्चे थे। और यह बात जब सविता को पता चलती है तो वो कुछ कह नहीं पाती है। वो कहे इससे पहले ही उसको धमकी देने लगता था कि मैं तुम्हारा वीडियो बना रखा हूं, अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो तुम्हारी पोस्ट भी जाएगी और साथ ही साथ दुनिया में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहोगी। अब इस डर के कारण सविता उससे कुछ नहीं कहना चाहती थी। वह खाना-पीना छोड़ देती है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती है और उस व्यक्ति ने उसका फ़ोन भी रखना मना कर दिया था। अब उसके थाने में, जिस थाने में सविता की नियुक्ति हुई थी, उसी थाने में एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी जाती है और उसमें सविता को भी बुलाया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन जब पार्टी का आयोजन किया जाता है तो पार्टी में स्टेज बनाया गया था। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए सविता को बुलाया जाता है, लेकिन सविता मायूसी जैसे उस स्टेज के ऊपर चढ़ती है तो एकदम से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद सविता को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब मोहन देखता है कि यह वही सविता है जो कुछ दिन पहले इतने घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी,
क्योंकि दोस्तों वो सूख कर तिनका हो गई थी और ना ही वो अच्छी तरह से खाया करती थी और ना ही उसे उसी वीडियो की चिंता सताई जा रही थी। क्योंकि पैसों के चक्कर में इधर-उधर से रिश्वत लिया करती थी और उसी के साथी ने उसका वीडियो बना लिया था और बार-बार उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था। अब वो जैसे चाहे उस तरह से उसको रखा करता था और इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि कमज़ोरी के कारण इसकी ये हालात हुई है। अब जब मोहन इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि एक डीएसपी को ऐसी क्या कमज़ोरी हो गई, उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते हैं कि वो अच्छी तरह से अपने खाने-पीने का ध्यान रख सके। अब इसके बाद एसपी साहब अपने कार्य को करने में लग जाते हैं और धीरे-धीरे जो सविता है वह बार-बार सोचा करती कि मैं कभी ना कभी मोहन से मिलूँगी और पूरी बात उसे बताऊँगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सविता मार्केट में जा रही थी, तभी उसे उसकी सास मिलती है और वह एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि माँ जी आप कैसी हो? तभी एकदम उसकी सास कहती है कि कौन हो बेटी तुम? इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? तो उसके बाद वह कहती है कि माँ जी मैं सविता हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी सास ने अभी चश्मा नहीं पहना था और बिना चश्मे के उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था और सविता की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी, कम खाने की वजह से और उसकी बुरी हालत हो गई थी। उसकी सास कहती है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना और पहचान कर भी तुझे क्या फ़ायदा, जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से ठुकराया दिया, क्योंकि अब उसकी सास का बिज़नेस भी अच्छी तरह से चल रहा था। वह मार्केट में अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान लेने के लिए ही आई हुई थी। वह उसको नहीं पहचानती और धुतकार कर वह हुए वहाँ से भगा देती है। लेकिन सविता अपनी सास के पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि माँ जी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन से कह दीजिए कि मुझे दोबारा से अपना ले, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद उसकी सास कहती है कि बेटी तूने जो किया उसका फल तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उसे दूर हटाते हुए वहाँ से अपने काम को करने के लिए चली जाती है। धीरे-धीरे कुछ दिन बीतते हैं। अब जो सविता है उन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। वह एक दिन उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चंगुल में फँसी हुई थी और उससे कहती है कि चाहे तू इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से भागकर मोहन के घर पर आ जाती है और मोहन के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। मोहन जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने सविता खड़ी हुई है, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वह कहता है कि हाँ जी, कौन आपको किससे मिलना है? तो वो कहती है कि मोहन मैं सविता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे बच्चा तुम्हारे पास है। तो मोहन कहता है कि इस बच्चे के लिए तो मैंने पहले ही तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और इस बच्चे को मेरे पास ही रहने दे। मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तू कौन है? अगर आज के बाद तू यहाँ पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर मोहन दरवाजे को उसके मुंह के ऊपर ही बंद कर देता है। सविता की आंखों में आंसू की झड़ी बह रही थी और वो बहुत ही ज्यादा चीख-चीख कर रो रही थी। अब इस बात को मोहन की माँ भी अंदर से सुन रही थी, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि सविता ने मोहन के साथ बहुत गलत किया था और उस बात के बारे में मोहन की माँ को पता था। अब इसके बाद वह वहाँ से जा रही थी, तभी एकदम से उसे पता चलता है कि जो वीडियो उस व्यक्ति ने उसका रिकॉर्ड किया था वह वायरल कर दिया है और उस वीडियो को वायरल होने की वजह से उसकी ड्यूटी भी छूट गई है। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए सविता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने भाई के पास फ़ोन करते, लेकिन उसका भाई भी उससे नफ़रत किया करता है कि उस सविता ने जब दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाए थे तो उस वजह से उसके माता-पिता कुछ दिनों में इस गम के कारण इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और इन सभी का ज़िम्मेदार वह अपनी बहन सविता को मानता था और बहुत दिन पहले उसने अपनी बहन से कहा था कि मुझसे तुम्हें कोई भी ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। आज से तू मेरे लिए मर गई है और मैं तेरे लिए मर गया हूँ। इसी वजह से वह भी उसका कोई साथ नहीं देता है। इधर जो व्यक्ति था जिसके प्रेम में फँसी हुई थी, वह वहाँ से उसके घर से सारा पैसा जेवर लेकर भाग गया था और उसके बाद उसने उस वीडियो को वायरल कर दी थी। अब वीडियो वायरल हो गई थी।
उसकी नौकरी छूट गई थी, तो सविता अब पागलों की तरह इधर-उधर घूमने लगती है और कुछ दिनों के बाद ही उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी जहाँ पर एक लड़की को एक लड़के ने ऑटो चलाकर पढ़ाया-लिखाया और सोचा कि वह अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको सहारा देगी, लेकिन उसने उसे उल्टा बर्बाद करने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहते हो सविता के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो मोहन के बारे में? अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियों आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में सविता अगर अवैध प्रेम प्रसंग नहीं रखती तो उसका जीवन बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत होता। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।